गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अध्याय 6 में रासायनिक समीकरण की विशेषताएं पढ़ेंगे। कल तक हम पढ़ रहे थे कि रासायनिक समीकरण कैसे लिखे जाते हैं, उसके क्या चरण हैं, उन चरणों के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण की क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या इनसे हमें जानकारी मिलती है। जैसे रासायनिक समीकरण से हमें निम्नलिखित जानकारी मिलती है। जैसे पहला, रासायनिक समीकरण से क्रिया कारक व उत्पादों के अणुओं की संख्या, तत्वों के नाम आदि की जानकारी मिलती है। कल हमने पढ़ा था जैसे क्या नाम है, इस तरह से C+O2 और CO2। अब बताइए इसमें अणु परमाणु की जानकारी मिलती है या नहीं मिलती। इसमें देखो कार्बन का एक परमाणु है और ऑक्सीजन का एक अणु है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एक अणु है। इसमें अणुओं की संख्या का पता लग गया, परमाणु की संख्या का पता लग गया, कौन कौन से तत्वों के परमाणु भाग ले रहे हैं वो भी पता लग रहा है। कार्बन है, ऑक्सीजन है, दो तरह के इसमें तत्व मौजूद हैं। दूसरा, रासायनिक समीकरण से पदार्थों की भौतिक अवस्थाओं की जानकारी मिलती है। भौतिक अवस्थाएं देखो उसमें लिख के बताया था कि जैसे कार्बन है, इसको लिख दिया ठोस S, ये ऑक्सीजन है, इसको लिख दिया गैस O, गैस, और ये भी हो गया गैस। यानी भौतिक अवस्था की जानकारी मिल जाती है कि कौन सा पदार्थ गैसीय अवस्था में है, कौन सा ठोस अवस्था में है, कौन सा द्रव अवस्था में है, उनकी अवस्थाएं क्या क्या हैं, इनके बारे में समीकरण से हमें जानकारी मिल जाती है। इसी तरह से कोई अभिक्रिया कितने ताप पर, कितने दाब पर संपन्न होगी, इस बात की भी जानकारी मिलती है। कल भी आपको बताया था कि कुछ अभिक्रियाएं एक निश्चित ताप पर ही होती हैं अथवा एक निश्चित दाब पर ही होती हैं, या ताप और दाब दोनों ही निश्चित होते हैं। तो ताप और दाब को तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है कि कितने ताप पर संपन्न हो रही है और कितने दाब पर संपन्न हो रही है। ये चीजें तीर के निशान के ऊपर लिखी जाती हैं। तो ताप दाब की जानकारी हमें हो जाती है, हमें पता रहता है कि यह अभिक्रिया उस ताप पर संपन्न होगी। इसी तरह से अभिक्रिया उत्क्रमणीय है अथवा अनुत्क्रमणीय, वो आगे आगे तीर लगा रखे हैं, तो इसका मतलब अभिक्रिया उत्क्रमणीय है अर्थात दोनों दिशाओं में संपन्न हो रही है। और अगर एक तीर लगा रखा है तो अनुत्क्रमणीय है अर्थात एक ही दिशा में हो रही है, बाएं से दाईं ओर हो रही है। इस तरह से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है या ऊष्माशोषी है, उसकी भी जानकारी मिल जाती है। जैसे समीकरण में बताया गया था कि अगर किसी अभिक्रिया के घटित होने के दौरान अगर ऊष्मा उत्पन्न होती है तो यहाँ पर प्लस का निशान लगा करके और वो कितनी ऊष्मा उत्पन्न हो रही है उसको यहाँ पर उसकी मात्रा को लिख दिया जाता है। जैसे कली को हम पानी में भिगोते हैं तो विद्युत एकदम से गर्म हो जाता है, उबाल आने लगता है, वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी उस अभिक्रिया के यहाँ पर हम प्लस लगा करके ऊष्मा और लिख देंगे, ऊष्मा की मात्रा को लिख देंगे। अगर मान लीजिए किसी अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा कम हो रही है, कई बार परिघनली में पदार्थों को डाल के हम अभिक्रिया करवाते हैं और फिर उसको छू के देखते हैं, परिघनली को एकदम ठंडी हो जाती है। आखिर हुआ क्या, अभिक्रिया घटित होने के दौरान उसने आसपास के क्षेत्र से परिघनली से विलयन से सारी ऊष्मा अभिक्रिया ने ले ली, तो अभिक्रिया की पदार्थों की ऊष्मा घट गई। तो अगर मान लीजिए ऊष्मा शोषी है तो माइनस का चिन्ह लगाकर और कितनी ऊष्मा वो अभिक्रिया लेती है उसकी मात्रा को लिख दिया जाता है। इस प्रकार से ये थे रासायनिक समीकरण के जो है विशेषताएं, वो इस तरह से हम बता सकते हैं। अब लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा। उससे पहले एक बात और ले लेते हैं, रासायनिक समीकरण की सीमाएं। कुछ विशेषताएं तो हमने पढ़ ली, कुछ इसकी सीमाएं भी हैं, अर्थात कुछ जानकारियां यानी रासायनिक समीकरण से कुछ जानकारियां नहीं भी मिलती हैं। कुछ ऐसा भी होता है जानकारी नहीं मिलती है, ऐसा नहीं कि सब जानकारियां मिल जाती हैं। नंबर 1, रासायनिक समीकरण से अभिक्रिया के पूर्ण होने की जानकारी नहीं मिलती। अब बताइए, ये रासायनिक समीकरण लिखा हुआ है
इससे कैसे पता लगेगा कि अभिक्रिया पूरी हो चुकी है? क्या ये समीकरण से पता लग सकता है? समीकरण को देखकर हम ऐसा नहीं बता सकते कि अभिक्रिया संपन्न हो चुकी है। तो अभिक्रिया के पूर्ण होने की जानकारी समीकरण नहीं देता है। और दूसरा, रासायनिक समीकरण से क्रिया कारक और उत्पाद की सांद्रता की कोई जानकारी नहीं मिलती है। यानी ये क्रिया कारक हैं बाईं ओर और ये इधर ये क्रियाफल हैं दाईं ओर। अब इनकी सांद्रता कितनी कितनी है, इनकी मात्राएं कितनी कितनी हैं, कितनी अभिक्रिया हो गई है, कितनी बाकी है, इनकी मात्रा पहले कितनी थी वो तो हमें पता होता है। हम शुरू में लेंगे पदार्थ तो पता रहेगा हमने कितनी मात्रा ली है। अब कार्बन है, ऑक्सीजन है, कोयला है, ऑक्सीजन है। कोयले को ऑक्सीजन में जला रहे हैं, यह कोयले का दहन, वो अभिक्रिया है। कई बार बोर्ड में पूछ लेते हैं कि कोयले के दहन की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए, तो यही होता है C+O2 CO2, सिंपल सी है ये। लेकिन कई बार हमारे ध्यान में नहीं आता ये कोयले का दहन है ये। तो इस तरह से अब शुरू में जो मात्राएं थी वो तो हमें पता था, लेकिन अब बाद में कुछ समय बाद, 1 मिनट 2 मिनट बाद में, 5-7 मिनट बाद में, कुछ समय बीतने के बाद में हमें क्या पता इसकी कितनी मात्रा रहेगी और नया पदार्थ कितनी मात्रा में बन गया। तो ये इनकी मात्राओं का ठीक से पता नहीं लग पाता। यानी अभिक्रिया में अभिकारकों की और अभिकारकों की और उत्पादों की सांद्रता का पता हमें नहीं चल पाता है। अब अगली बात पर आएंगे। एक बात और है इसमें कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। अब हम लगभग पूरे पाठ में प्रकारों का ही ज्यादा अध्ययन करेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, किस किस टाइप की होती हैं। तो अभिकारकों के अच्छा इसका आधार क्या होगा? प्रकार में बांटने के लिए, अभिक्रियाओं को वर्गीकरण करने के लिए हमें कोई न कोई आधार तो चाहिए। तो क्या क्या आधार हो सकते हैं? अभिकारकों के संयोग करने, अभिकारक किस प्रकार से संयोग करते हैं, बंधों के टूटने बनने, अणु परमाणु के बीच में रासायनिक बंध बनते हैं, टूटते हैं। वो बंध ऐसा नहीं कि हमें आंखों से सीधे सीधे दिख जाते हैं, एक आकर्षण बल को ही हम बंध कह देते हैं। परमाणुओं के बीच में, अणुओं के बीच में एक आकर्षण बल लग करके और वो परमाणु या अणु आपस में बंध जाते हैं और नए पदार्थ बन जाते हैं। उन आकर्षण बलों को ही हम बंध कह देते हैं, रासायनिक बंध। और बंधों के टूटने बनने के आधार पर अभिक्रियाओं के वेग, कितनी जल्दी अभिक्रिया पूरी हो रही है या कितनी देर से हो रही है, उसके आधार पर, उसकी प्रकृति के आधार पर हम अभिक्रियाओं को कई भागों में बांट सकते हैं। तो जैसे सबसे पहले लेंगे सबसे पहले लेते हैं संयुग्मन अभिक्रिया। संयुग्मन अभिक्रिया नंबर 1, संयुग्मन अभिक्रिया। इसको संयोजन भी कह देते हैं। योगशील, योगात्मक, संयोजन, संयुग्मन कई नामों से जानी जाती है। तो इसकी पहचान क्या है? ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक क्रियाकारक आपस में संयोग करके
केवल एक ही उत्पाद बनाते हैं, तो उन्हें संयुग्मन अभिक्रिया कहते हैं। परिभाषा क्या है? दो या दो से अधिक अभिकारक या क्रियाकारक आपस में क्रिया करेंगे, केवल एक ही नया पदार्थ बनेगा। पदार्थ दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, क्रिया करेंगे आपस में, नया पदार्थ केवल एक बनेगा, ये शर्त होती है। जैसे H2 प्लस O2, ये दो गैसें हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर जल बनाते हैं H2O। संतुलित करें तो दो हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन एक, यहाँ ऑक्सीजन एक, इधर यहाँ दो लगा दिया, ऑक्सीजन दो हो गए लेकिन हाइड्रोजन चार हो गए, ये संतुलित होगी। तो इस तरह से ये दो पदार्थ मिलकर के एक नया बना रहे हैं। इस तरह भी हमने थोड़ी पहले देखा था C प्लस O2 CO2, Mg प्लस O2 मैग्नीशियम होता है, धातु होती है, अपने फुलझड़ी आदि में जो हम जलाते हैं वो मैग्नीशियम धातु ही होती है उसमें, तो इसको जलाने पर जलती धातु। ऐसा नहीं आपने जो देखा धातु नहीं जलती, धातुएं भी जलती हैं, तो धातु को इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर यह बनेगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस तरीके से तो इस प्रकार से हम देखते हैं दो पदार्थों में क्रिया करें, एक नया पदार्थ बनाया, दो पदार्थ क्रिया कर रहे हैं, एक बना रहे हैं, दो पदार्थ क्रिया करके एक नया पदार्थ बना रहे हैं। तो इस प्रकार से ये इस तरह से केवल एक ही नया पदार्थ बनेगा इसमें। और अब देखते हैं द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक में उपस्थित परमाणु या परमाणु का समूह दूसरे अभिकारक के परमाणु या परमाणु के समूह को विस्थापित कर देता है, तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसको एक उदाहरण द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए ये है कॉपर सल्फेट CuSO4, कॉपर सल्फेट का हमने एक पर्पल नली में नीले रंग का विलयन ले लिया और उसमें हमने जिंक धातु का टुकड़ा डाल दिया, तो हुआ क्या कि यहाँ पर जिंक धातु है और यौगिक में कॉपर धातु है। अब दोनों की तुलना करें तो जिंक धातु अधिक क्रियाशील है और कॉपर धातु कम क्रियाशील है। दरअसल इसमें क्या होता है, इस प्रकार की अभिक्रियाओं में, इन प्रकार की अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील जो तत्व होता है या परमाणु का कोई समूह होता है, वो कम क्रियाशील परमाणु अथवा परमाणु के समूह को वहां से विस्थापित कर देता है, हटा देता है और स्वयं का यौगिक बना लेता है। इसको बोलेंगे हम विस्थापन। तो यहाँ पर जिंक ज्यादा क्रियाशील है और यौगिक में कॉपर कम क्रियाशील है, अतः जैसे ही इसको कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक को डालेंगे तो ये तुरंत ही कॉपर को वहां से विस्थापित कर देगा, हटा देगा और स्वयं का यौगिक बना लेगा जिंक सल्फेट, और कॉपर पेले में जाकर के जमा हो जाएगा। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। और सवाल इसके ऊपर प्रश्न इस तरह का पूछ लेते हैं बोर्ड के पेपर में कि कारण बताइए कि जब कॉपर सल्फेट के नीले रंग के विलयन में जिंक धातु का टुकड़ा डाला जाता है तो कॉपर सल्फेट का नीला रंग गायब क्यों हो जाता है? कॉपर सल्फेट को जल में घोलने पर नीली स्याही की तरह उसका रंग नीला हो जाता है, उसका विलयन नीला होता है। तो बताइए क्या कारण है कि उसमें जिंक का टुकड़ा डालने के बाद में वो नीला रंग गायब हो जाता है? उसको समझा के बताइए। तो यही उदाहरण उसमें आएगा कि जब कॉपर सल्फेट के नीले रंग के विलयन में जिंक धातु का टुकड़ा डाला जाता है तो अधिक क्रियाशील जिंक कॉपर सल्फेट यौगिक में से कॉपर को विस्थापित कर देता है तथा जिंक सल्फेट बना लेता है, जिससे विलयन का नीला रंग गायब हो जाता है। क्योंकि अब कॉपर सल्फेट रहा ही नहीं और उसकी जगह तो जिंक सल्फेट बन गया और इस तरह से कॉपर को इसने विस्थापित कर दिया और कॉपर धातु उस पर्पल नली के पेंदे में जमा हो जाएगी।
तो ये होता है विस्थापन अभिक्रिया। दूसरी लेते हैं द्विविस्थापन। इसमें दो विस्थापन एक साथ होंगे। इसमें तो एक विस्थापन हुआ था कि जिंक ने कॉपर को विस्थापित कर दिया, लेकिन कॉपर ने किसी को विस्थापित नहीं किया, वो पेंदे में जमा हो गया। ये तो होगी विस्थापन अभिक्रिया। और द्विविस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिनमें अभिकारक अपने आयनों का आदान प्रदान कर लेते हैं, उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये जो आयनिक यौगिक होते हैं ये दो टाइप के आयनों से मिलकर बने होते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट CuSO4, ये तो U है Cu, और ये 4 है, अंक है 4 लगा हुआ है, तो CuSO4, Cu पर प्लस आवेश और सल्फेट पर SO4 पर माइनस आवेश। ये ऋणायन होता है, ये धनायन होता है। इसमें भी ये सोडियम धनायन और ये हाइड्रोक्साइड, ये हाइड्रोक्सिल OH ऋणायन। अब देखो, जैसे ही हम CuSO4 कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड साथ को आपस में मिलाते हैं तो क्या होगा कि Cu में से सल्फेट समूह निकल जाएगा, ये ऋणायन निकल गया, और ये सल्फेट निकलने के बाद में और ये सोडियम के साथ में आकर के इस सोडियम के साथ में आकर रख गया, तो ये यौगिक बन गया Na2SO4। और NaOH में जो OH था ये ऋणायन था, ये फिर इसके Cu के लग गया, और CuOH होल्ड बाई इस तरह से, इसको इस तरह समझ सकते हैं, पहले कॉपर सल्फेट था और सोडियम हाइड्रोक्साइड था। अब कॉपर सल्फेट से कॉपर का तो हाइड्रोक्साइड बन गया और सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोडियम सल्फेट बन गया। इस तरह से इन्होंने अपने आयनों की अदला बदली कर ली। अतः यहाँ सल्फेट आयन SO4 तथा हाइड्रोक्सिल आयन OH एक दूसरे को विस्थापित कर रहे हैं। अतः 2 बार विस्थापन होने के कारण इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और इसका एक उदाहरण और ले लेते हैं। ये जो उदाहरण है इसकी जगह एक उदाहरण और लें, जैसे Ag, एक दूसरा उदाहरण और ले सकते हैं। जो सा उदाहरण आप अगर मानिए लिखना चाहें लिख सकते हैं, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, और इसमें पदार्थ डाला KCl, पोटेशियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट पोटेशियम क्लोराइड, दोनों की अभिक्रिया करवाई। तो देखो ये नाइट्रेट है, ये नाइट्रेट, ये तो लग गया पोटेशियम के KNO3, ये तो पोटेशियम के साथ आया, और सिल्वर यानी चांदी Ag था, Ag के ये पोटेशियम क्लोराइड का क्लोराइड आके लग गया AgCl। इस तरह से दोनों ने आयनों की अदला बदली कर ली, और इस प्रकार से ये द्विविस्थापन अभिक्रिया इस तरह संपन्न हो जाती है।